मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी वह डेट होती है, इस डेट की अगर बात किया जाए, उस डेट पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 22 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, 21 फरवरी को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत चमकती हैं, यानी सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत होती हैं इक्वेटर पर, उसी समय दिन और रात बराबर होते हैं। और यह घटना होती है कब? इक्विनॉक्स के टाइम पीरियड पर। और इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपको 23 सितंबर मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। इस सॉरी 23 सितंबर। तो साथ में अगर 21 मार्च ऑप्शन होता तो वो भी हो जाता। अगला प्रश्न आपका है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कब होता है? अभी जस्ट पीछे मैंने इलेबोरेट किया इसे। इक्विनॉक्स का समय हम इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब इक्वेटर पर, अगर सामान्य रूप में बात किया जाए, तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो उसी को इक्विनॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर यानी पूरे वर्ष, होल ईयर, दिन और रात कहाँ बराबर पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कहीं नहीं। तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट अगर बात करें कि रात और दिन बराबर कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर रात और दिन लगभग बराबर होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर क्यों होता है? उसके पीछे कारण यह है कि सामान्य रूप में आप सभी लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा की जब हम बात करते हैं, यानी 0 डिग्री की बात करते हैं, इससे नॉर्थ में कर्क रेखा की बात करें, साउथ में आपकी मकर रेखा की बात करें, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके इसी भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क और मकर तक विचलित होती हैं या गमन करती हैं। तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर एक औसत तापमान आपको मिल रहा है, आपकी भूमध्य रेखा को मिल रहा है। तो इसी कारण से भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। फिर से प्रश्न पढ़ो। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा।
अब आपके ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर। तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति हो या दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति का समय हो सामान्य रूप में, तो प्रक्रिया के रूप में आपकी विषुवत रेखा को ही औसत तापमान प्राप्त होगा। सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश और औसत तापमान ये सब मिलता है, तो विषुवत रेखा पर ही लगभग 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिमाग में बिठा के रखना है कि पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो इक्वेटर पर बराबर होते हैं लमसम। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह सबसे छोटा दिन कब होता है, आपको बताना। आपके ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर को और 21 जून, 22 जून को। तो इसका आंसर आपको अपने से देना है, आपको अपने से बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस समय होता है? 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 21 जून को या 22 जून को? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 और उसके साथ डेट लिख दीजिएगा कि इस डेट को होता है। ठीक है, डेट लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर या 25 दिसंबर। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो देखो बच्चों की, अगर सामान्य रूप में हम बात करें वर्ष के सबसे बड़े दिन पर अगर चर्चा करें, नजर डालें, तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि सामान्य रूप में 21 जून हो पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसमें वर्ष का सबसे बड़ा दिन पूछा हुआ है, ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर इस बेसिस पर इसका आंसर 21 जून और 22 दिसंबर दोनों होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर किसी भी एक समय में सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटा दिन नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में कुछ अलग समय पर बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग समय पर। जैसा कि आप जान रहे हो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 20 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस आधार पर ये दोनों डेट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? अब देखो, फिर से पूछा जा रहा है कि किस डेट को सबसे बड़ा दिन होगा। आपके ऑप्शन है 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च। तो इसमें सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च में से आप यह देख रहे हैं कि जो 21 जून का टाइम पीरियड है, सामान्य रूप में अगर बात करें, जो 21 जून का टाइम पीरियड है, 21 जून पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो अगर 22 दिसंबर दिया होता तो फिर कंफ्यूज हो जाते, लेकिन सामान्य रूप में इस ऑप्शन में हम केवल 21 जून देख रहे हैं, तो 21 जून इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है ना कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें दक्षिणी गोलार्ध दे देता तो आपका 22 दिसंबर आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब देखो आ ही गया, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है।
तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया यानी शैडो या परछाई सबसे छोटी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप देखो इसका आंसर ध्यान से पहले सोचो, कमेंट बॉक्स में करो, फिर मैं बता रहा हूँ कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया यानी शैडो, आपकी परछाई सबसे छोटी होती है। तो पहले तो ये देखना है कि किसी भी व्यक्ति की परछाई सबसे छोटी कब होगी। तो जब प्रकाश ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रकाश होगा, जितना तेज प्रकाश होगा, उतनी छोटी परछाई होगी, उतनी ही छोटी परछाई होगी जब चारों तरफ से प्रकाश पड़ रहा होगा। तो दोपहर में आपकी सबसे छोटी छाया कब होगी? तो इसमें आप जानते हैं कि 21 जून की अगर हम बात करें आंसर्स में, इस ऑप्शन में, तो 21 जून के टाइम पीरियड पर जब हम खास करके उत्तरी गोलार्ध की बात करें। इसके अलावा एक कारण और होता है अगर हम बात करें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का भी असर पड़ता है। इस प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखना कि जब परछाई या छाया की बात करते हैं तो आपके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के कोण पर भी निर्भर करता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जब आप पर पड़ रहा है तो उससे जो कोण बन रहा है तो उससे भी ये सारी चीजें डिसाइड होती। तो जून के टाइम पीरियड पर जब हम बात करते हैं तो जून के टाइम पीरियड पर सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। अगर हम बात करें सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है इस समय। तो सबसे छोटी छाया यही कारण है कि जून के टाइम पीरियड पर बनेगा। कब बनेगा? जून के टाइम पीरियड पर बनेगा क्योंकि इस समय कोण सबसे कम बनेगा और 21 जून के आसपास ही आप जानते हैं कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। तो इस कारण से ध्यान रखना है कि 21 जून पर सबसे छोटी छाया आपकी बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, सारे रीजन होते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? तो आप जानते हैं कि दो अयनांत होता है, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत यानी समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो विंटर सॉलिस्टिस या समर सॉलिस्टिस की जब बात करते हैं तो 21 जून की जब हम बात करते हैं तो 21 जून को ग्रीष्मायनांत मनाया जाता है यानी समर सॉलिस्टिस। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकता है। और विंटर सॉलिस्टिस कब होगा यानी शीत अयनांत कब होगा? तब जस्ट 22 दिसंबर को शीत अयनांत हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून की 21वीं तारीख को, कब? जून की 21वीं तारीख को सूर्य की स्थिति क्या होती है? आपके ऑप्शन ये हैं आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, यानी यह कहा जा रहा है कि किस जून की परिस्थिति है। अब सूर्य की स्थिति क्या होगी, उससे पृथ्वी पर क्या स्थिति होगी? उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, यानी कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर, उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा होता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिणी ध्रुवी वृत्त पर अंधेरा नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से सूर्य चमकता है। 21 जून की भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से सूर्य चमकता है। तो आप जानते हैं कि जब 21 जून की हम बात करते हैं तो 21 जून को पहले आप ये जान लो कि सूर्य होगा कहाँ, सूर्य की लंबवत चमक वाली स्थिति कहाँ होगी। तो आप सब जान रहे हैं कि इस समय लंबवत चमक की स्थिति होगी कर्क रेखा पर। किस पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। और जब कर्क रेखा पर होगी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर होगी तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य नहीं चमकेगा, तो ये गलत हो गया। मकर रेखा पर सूर्य नहीं चमकेगा, ये गलत हो गया। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। आपके दो ऑप्शन बचे, तो अब दो ऑप्शन में आप ये समझाओ
समझो कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य नहीं डूबेगा और यहाँ पर उजाला रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव तो दूर हो जाएगा सूर्य से, तो वहां पर ऑप्शन आने का चांस ही नहीं होता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। अगर प्रश्न देख रहे हो तो कमेंट करो, उसमें एक्टिवनेस नजर आती। कुछ बच्चे करते भी हैं, जो प्यारे बच्चे हैं वो करते हैं, जो मेरी बात को का कहना मानते हैं वो करते हैं, लेकिन देखते सब हो, करते नहीं हो। कमेंट भी करना है, और कमेंट करने के साथ साथ आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं से जुड़े हैं, आपके संपर्क में और आपके सर्कल में लोग हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे उनका भी जुड़ाव हो सके और मेरा भी जुड़ाव आप सभी से हो सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों, किसने यह कहा है कि गैसों और धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है? आपके ऑप्शन है जेम्स जीन्स, एच अल्फा वेन और एफ ओ एल, ओश श्मिड। तो पहली बात तो इसका आंसर जान लीजिए कि आटो श्मिड महोदय ने, यानी ओ श्मिड महोदय ने एक परिकल्पना दिया। उस परिकल्पना में उन्होंने ये कहा, जिन्होंने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना दिया, यानी तारों से संबंधित डिस्टेंस पर धूल से संबंधित परिकल्पना दिया, इन्होंने ही बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी जाती है। तो पहली बात तो सीधा सा आंसर दिमाग में बिठा लीजिए कि गैसों और धूल कणों से उत्पत्ति से संबंधित कौन है, तो ओ स्मिड है, ऑटो स्मिड महोदय हैं, जिन्होंने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन अन्य लोगों की तारों से संबंधित जो हाइपोथेसिस है, संकल्पना है, उसके बारे में आप सर्च करके एक एक दो दो लाइन लिख लेंगे। बस इतना ही लिखेंगे कि इन्होंने कौन सी संकल्पना दी और उसका बेसिक रूल क्या है, यानी क्या उसमें इन्होंने बताया। बस इतनी ही बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अपने आगे के प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, दूसरा है जर्मेनियम डेटिंग, तीसरा है यूरेनियम डेटिंग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो एक सामान्य रूप में आप जाने रहिएगा कि जब हम पृथ्वी की आयु की बात करते हैं, तो पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु के निर्धारण में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाश्म और चट्टानों की आयु के लिए हम कार्बन डेटिंग आदि का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चट्टान की आयु और जीवाश्मों की आयु इत्यादि से कार्बन डेटिंग करते हैं, पर पृथ्वी की आयु के लिए हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेट जो हिमयुग का टाइम था, यानी आपके ग्लेशिएशंस का टाइम था, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, खास करके जब हम हिमयुग की या ग्लेशिएशंस टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो ये ऐसा दौर है जब पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ केवल बर्फ गिर रही थी और बर्फ का जमाव हो रहा था। और यह प्रक्रिया हुई प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड पर। कब हुई? प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड पर। लगभग आज से अगर बात करें तो 20 लाख वर्ष पहले, लगभग 20 लैक्स ईयर एगो की बात है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले यह प्रक्रिया हुई। आप सोच रहे होंगे कि कितना लंबा दीर्घ काल था। तो आप ये जानो, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है सामान्य रूप में, कि पृथ्वी का जन्म का होना और उसके बाद उस पर जीवन का विकास होना एक लंबी सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया के द्वारा आज का जो मानव है, आज का जो होमोसेपियंस है, आधुनिक मानव, लगभग 10,000 वर्ष पहले ही जन्म हुआ।
हम एक पृथ्वी के जन्म के बाद की अगर संकल्पना करें तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं है हमारी यात्रा की, बहुत छोटी सी दूरी है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, इस छोटी सी दूरी में ढेर सारी समस्याएं भी हैं, मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हैं जो पृथ्वी पर चल रही हैं। ठीक है, विकास की अवस्था विनाश की अवस्था को भी जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो ध्यान रखिए, हिमकाल है, लघु हिमकाल के रूप में जाना जाता है, मिनी ग्लेशिएशन के रूप में जाना जाता है। तो लघु हिमकाल के रूप में एक चीज जाने रहना कि 1300 से 1870, 1300 से 1870 के काल को कहा जाता है। 1300 से 1870 ईस्वी के काल को ही हम लघु हिमकाल का दर्जा देते हैं। अब इसमें अगर देखोगे तो नियर बाई इससे जुड़ा हुआ जो ऑप्शन है तो आप कहीं नोट कर ले, इसमें आप नोट कर लेना कि 1300 से, कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, 1300 से 1870 ईस्वी के काल को ही हम लघु हिमकाल कहते हैं। 1870 ईस्वी के काल को लघु हिमकाल का दर्जा दिया जाता है। तो इस ऑप्शन के आधार पे सी ऑप्शन नियरेस्ट है तो इसी को हम लगा देंगे। ठीक है, लघु हिमकाल आपका 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी के टाइम पीरियड को मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? आपसे पूछा जा रहा है कि डायनासोर के काल की अगर बात किया जाए तो डायनासोर के काल का टाइम पीरियड कब था? तो जुरासिक पीरियड था, और जुरासिक पीरियड में लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 20.8 है, 21 मान लीजिए, 21 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। यानी लगभग 20 या 21 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और लगभग 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त भी हो गया। इसी कल्प में अगर हम बात करें, डायनासोर काल था, यानी एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन पे जाओगे तो 18 ऑप्शन इसका नियरेस्ट, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, तो इसे माना जा सकता है। ठीक है, तो कहीं नोट डाउन कर लेना कि जुरासिक पीरियड जो है 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और 14.4 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, और इसी को जुरासिक एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है, जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपर्युक्त सभी से। इसका ऑप्शन आप दीजिए, आंसर दीजिए कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। यानी मैंने बता रखा है कि सब एक साथ जुड़े हुए थे और उसे हमने पैंजिया नाम दिया था, तो किस प्रक्रिया से ये अलग हुए? अपने आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्टोनिक प्रक्रिया हुई थी, विवर्तनिकी घटनाएं हुई थी, और उसी विवर्तनिकी क्रिया से हम इसे अलग मानते हैं। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्लास में आप सभी को बच्चों बताया भी था सामान्य रूप में कि विवर्तनिक क्रिया के द्वारा यह अलग हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये हाल फिलहाल में बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। आपके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं है निम्न में से, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आप याद रखिएगा, नहीं था, नहीं था ये बताना है। विचार
नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। आंसर जरूर देना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। ठीक है, तो कौन कौन सा भूभाग इसमें शामिल था? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या ये सभी पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। क्या थे? गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, ये सभी के सभी हिस्से थे इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या नाम दिया गया था? ये भी आप बताएंगे। एक विशाल भूखंड को क्या नाम दिया गया था, यानी जब पृथ्वी पर सभी आपस में जुड़े हुए थे तो इसे क्या नाम दिया गया था? और सबसे बड़ी बात है, यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया यह प्रश्न है। यूपी पीसीएस में पहले मेंस में जीएस ऑब्जेक्टिव भी होता था एक पेपर, तो उसमें यह पूछा गया था 2 3 4 साल पहले कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा, पैंजिया, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड। तो आपको जो बताना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। 35 नंबर क्वेश्चंस भी बताना है, बट आंसर टाइप करिएगा, ऑप्शन नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य कब मिलता है? आपका ऑप्शन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पहली बार जीवन कब शुरू हुआ, उसका जीवाश्म साक्ष्य कितना पुराना है? तो आपका ऑप्शन है 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व का, अगला है 3 यानी 3 बिलियन वर्ष पूर्व का, अगला है 5 मिलियन वर्ष पूर्व का, अगला है 10 मिलियन वर्ष पूर्व का। तो पहली बात तो ये जानो आप सभी लोग मित्रों, दोस्तों, कि सामान्य रूप में अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग में मिलते हैं। कब मिलते हैं? आर्कियन युग में। ध्यान रखना, सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिला वो आर्कियन युग में मिलता है, और आर्कियन युग लगभग 3.5 यानी 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व था। कब था? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जहां पर अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म मिले हैं, बैक्टीरिया माइक्रोफॉसिल्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। कब की? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व की। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपका बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा, लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना, ये घटना है, किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सबसे बड़ी बात है कि ये यूपीएससी में आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, और हाल फिलहाल ही लेटेस्ट का प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? आपके ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन ने, हिमानी चक्र ने। इसका आंसर आप सभी दीजिए, मैं 10 सेकंड बाद इसका आंसर बताऊंगा। ऑप्शन है आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो आप फिर से प्रश्न सुनो कि किस घटना ने या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा या किया है या उस दौर में? तो महाद्वीपीय विस्थापन ने, हिमानी चक्र ने, दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन आपके, ये दो बातें हैं, ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद कर रहा हूं आपने दे दिया होगा। तो आप देखो, जीवों के विकास पर महाद्वीपीय विस्थापन का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो उससे मौसम में परिवर्तन हुआ, जगह पर जब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूवमेंट हुआ, तो इसका प्रभाव तो जीवों के विकास पर पड़ना ही था, वनस्पतियों के विकास पर। तो ये सही है। हिमानी चक्र यानी ग्लेशियर्स साइकिल का, तो बिल्कुल बात सही है कि जब पहले बर्फबारी हुई, फिर बर्फ पिघली, और फिर नदियां बनी, फिर जल चक्र हुआ, तो इन सबका भी प्रभाव रहा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और दो दोनों, यानी बोथ आर द राइट। ठीक है, कितना आसान सा प्रश्न था। जिसने आंसर सही दिया उनको बधाई। चलो आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वलन है, वलन की क्रिया किसका परिणाम है? पहला महादेश जनक बल का, दूसरा भूविक्षेपी या कोरियालिस बल का, तीसरा है पर्वत निर्माणकाली यानी पर्वत निर्माणकारी बल का, चौथा है बहिर्जात बल का। तो वलन या फोल्डेड, अब आप मुझे बताओ फोल्डेड माउंटेन्स किस कारण से बने या क्या प्रमुख कारण रहा? ठीक है, तो इसमें निश्चित सी बात है कि माउंटेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया हुई थी, पर्वत निर्माणकारी बल हुए थे। जब दो प्लेटें टकराई, टकराने के बाद सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स बाहर फोल्ड होकर के निकला और माउंटेन रेंज बने। ये पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया थी, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत क्षैतिज संचलन हुआ, यानी मूवमेंट हुआ, और संपीडन हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं हुई। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा गुरुत्वीय बल, चौथा प्लेट संचलन, पांचवा पृथ्वी का घूर्णन, छठा है पृथ्वी का परिक्रमण। अब प्रश्न पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है? प्लेटों की मूवमेंट के लिए निम्न में से कौन कौन सी चीजें उस पर प्रभाव डालती हैं या उस पर इफेक्ट डालती हैं? आपका ऑप्शन है, पहला विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी मैग्नेटिक चीजें जो पृथ्वी के द्वारा लागू होती हैं वो, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी की बात करता है, तीसरा ग्रेविटी है, चौथा है प्लेट मूवमेंट, और अगला है पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी का घूमना अपने एक्सिस पर, और अगला है पृथ्वी का रोटेशन यानी पृथ्वी का परिक्रमण। अब ध्यान से समझो। तो इन, और सबसे बड़ी बात है कि ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है 2013 का, 2013 का आईएएस का प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया था बच्चों। तो ध्यान से सुनो, इसमें जब पृथ्वी के पृष्ठ या पृष्ठ पर मूवमेंट की बात करते हैं, गति के लिए जिम्मेदार कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, तो उसमें आपके मैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, आपका जियोथर्मल एनर्जी है, ग्रेविटी है, प्लेट मूवमेंट है, और पृथ्वी का एक्सिस रोटेशन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना है, तो कुल मिलाकर के बात करें इन सब का योगदान है। इन सभी चीजों का अपना महत्व है, अपना सभी का योगदान इसमें है। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ देम, यानी कुल मिलाकर के उपरोक्त सभी, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी के कारण पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन होता है, सारी चीजें चेंज होती हैं, मूवमेंट होता है, आपका फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, क्रैक्स आते हैं, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सेडिमेंट्स का अवसादन होता है। बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं तो उनमें इन सभी का योगदान है। तो कहीं एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन या जो चेंजेस होते हैं उनमें इन सभी चीजों का योगदान माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाओ, खतौनी जमाओ, भागोर जमाओ, सिहावल जमाओ। एक्चुअली ये हिस्ट्री से बिलोंग करता हुआ प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, खासकर एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है, जिसमें किस समय क्या चेंजेस हुए, क्या चीजें हुई। लेकिन यह कि टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ज्योग्राफी में भी इसे जोड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे जगह दी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक
ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है क्रम को बस। इसमें याद रखिएगा कि निम्न पुरापाषाण काल में यानी सबसे पहले सिहावल जमाव देखा गया है। कौन सा जमाव देखा गया है? ध्यान रखेंगे, सिहावल जमाव सबसे पहले देखा गया है। एक नंबर पे आपका सिहावल जमाव हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा। तो चार सबसे शुरुआत में हो जाएगा। जब चार सबसे शुरुआत में होगा तो दो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। ठीक है, इसके बाद सिहावल जमाव के बाद अगर बात करें तो पटपरा जमाव हुआ है, यानी एक। तो चार के बाद एक पटपरा जमाव। पटपरा जमाव के बाद बाघोर जमाव हुआ है। बाघोर जमाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। और खेतौनी जमाव की अगर बात करें कि निम्न पुरापाषाण लघु पुरापाषाण काल में। ठीक है, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। लेकिन कॉपी पे नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ। सिहावल जमाव निम्न पुरापाषाण काल में, पटपरा जमाव मध्य पुरापाषाण काल में, बाघोर जमाव उच्च पुरापाषाण काल में, और खेतौनी जमाव लघु पुरापाषाण काल में हुआ। तो ये नोट करके लिख लेना, बस इसी को दिमाग में बिठा लेना। दोबारा अगर रिपीट करे क्वेश्चन तो आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी सीक्वेंस ऑर्डर टाइम पीरियड के अनुसार मैच कराना है और सही रखना है कि पृथ्वी पर कब किसका जन्म हुआ। पहला सरीसृप, फिर पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब हम स्तनधारी जीवों की बात करते हैं, ये सबसे बाद में इनका टाइम पीरियड आता है। तो पहला तो यही जानो कि पहला ऑप्शन तुरंत आपको क्लिक करना है कि सबसे लास्ट में स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ है। तो इसमें अगर हम स्तनधारी जीवों की बात करें यानी मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की उत्पत्ति सबसे लास्ट में हुई। अब ऑप्शन देखो आपके, तो सबसे लास्ट में इसमें 3 दिया है तो ये अपने आप कट हो गया। कम से कम एक ऑप्शन आपका गायब हो गया। आप कीट की बात करें या सरीसृप की बात करें, यानी रेप्टाइल्स की बात करो या इंसेक्ट्स की बात करो, और फिर कवच वाले जीवों की बात करो, तो इनमें सबसे पहले सबसे शुरुआत कवच वाले जीव हुए, यानी सेल्ड एनिमल्स हुए। सबसे प्रथम रूप में कवच वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। तो 3 पहले हो जाएगा। और कवच वाले जीवों के बाद फिर कीट पतंगों का जन्म हुआ, और कीट पतंगों के बाद सरीसृप का जन्म हुआ, और सबसे लास्ट में मैंने बताया मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें अगर बात किया जाए 3, 2, 1 और 4, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। पहले कवच वाले जीव, उसके बाद पहला कीट, फिर सरीसृप और फिर स्तनधारी जीवों का जन्म। ठीक है, हालांकि ये साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी का वहाँ आप पढ़ेंगे ही। फिर भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी में भी ऐसे प्रश्न मैच करा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे सेडिमेंट्री रॉक्स या लेयर रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। अगला है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। चौथा, परतदार चट्टानें विशिष्ट विशिष्ट रूप से लेयर्स में या परतों में पाई जाती। आपके ऑप्शन है निम्न में से कौन कौन से सही है। तो देखो, पहला बताओ, परतदार चट्टानों पर पृथ्वी पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है, जल के बहाव के द्वारा ही ये कणों में सेडिमेंट्स बह करके जाता है। इसके बाद ये जब सेडिमेंट्स बनता है तो इसका मतलब इसका क्षरण हो रहा है चट्टानों का, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाई जाती हैं? नहीं, पाई जाती हैं। अगला है, परतदार चट्टानें लेयर्स या परतों में होती हैं? तो होती हैं। तो चारों ऑप्शन इसके सही हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ देम। ठीक है।
अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सेडिमेंट्री रॉक से संबंधित निम्न कथन दिया गया है और आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये वे शैलें होती हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। दूसरा है, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। अगला है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अगला है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। पहली बात तो ध्यान रखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। कितना आसान सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान रखोगे कर लोगे। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको यह ना लगे कि यूपीएससी बहुत हाई लेवल पे होता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सीखेंगे तो आप बेहतर करेंगे, और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ ही। अगला देखिए, अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के बेस पर आपको आंसर देना है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आंसर मैं नहीं बता रहा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि? बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, यानी लेयर्स बेस्ड रॉक्स है, क्योंकि मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। बलुआ पत्थर जो है पानी के नीचे बनने वाली चट्टान है, इसलिए यह परतदार चट्टान, रॉक्स लेयर्स पर डिपॉजिट होती है, लेयर्स पर बनती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पूछा जा रहा है कि आग्नेय चट्टान में, पहला ऑप्शन है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं। तो बहुत कम शब्द गलत है, इसमें जीवाश्म होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया, क्योंकि बहुत कम दिया हुआ है। दूसरा देखो, वे जल के लिए संरंध्र होती हैं, यानी सामान्य रूप में क्या इसमें जल प्रवेश कर सकता है आग्नेय चट्टान में? तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठोस मैग्मा निकलता है और जमता है, तो इसमें जल क्रॉस कर पाना काफी कठिन होता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आपको पता है कि जब मैग्मा निकल रहा है तो मैग्मा में सिलिका होगी ही होगी। ये भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ये रॉक क्रिस्टलीय भी हो सकती हैं और अक्रिस्टलीय भी, और ये इनके ठंडे होने के क्रम पर डिपेंड करेगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। कितना आसान सा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस आता होगा इन प्रश्नों को देख करके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। साथ में चैनल से जुड़ना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? कांग्लोमरेट में, ग्रेनाइट में, सेल में, बलुआ पर? कितना आसान सा आंसर है, बता दूं? हालांकि मन तो कर रहा है कि आप अपने से करो। चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो आंख मूंद करके एकदम आप बता दो कि ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता जीवाश्म, क्योंकि ग्रेनाइट बनता किससे है? मैग्मा से, तो उसमें जीवाश्म या फॉसिल्स होने का सवाल ही नहीं उठता। अगला प्रश्न देखो, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार के चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो किससे बनते हैं? आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय तथा तलछटी। और तलछटी का मतलब हो गया सेडिमेंट्स, ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स आग्नेय से भी और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से बन सकते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों का रोल होता है इनमें, तो दोनों से निर्मित हो सकते हैं। ये बनते क्यों हैं, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
त्यागने और सेडिमेंट्री या अवसादी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो आपके ऑप्शन है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। बताइए। ये आप कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताइए कि कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। है? आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित है? नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर या शेल। समूह का मतलब ग्रुप, ग्रुप में फॉर्म होने वाली रॉक्स कौन सी है? नीस है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शेल है। सॉरी, ये पूछा जा रहा है कौन समूह से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है निम्न में से कौन ग्रुप से नहीं बनती है, जिस पर ग्रुप का इफेक्ट नहीं है। तो आप जान रहे हैं सैंडस्टोन भी ग्रुप फॉर्मेशन से बनती है, लाइमस्टोन भी, शेल भी। तो नीस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीस क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इस प्रकार की चट्टान है मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से बनती है, मेटामॉर्फिज्म से बनती है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आज की सीरीज का समापन करते हैं। कल अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों।